नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। आज हमारे साथ द सेंट्रल बार ऑफ एसोसिएशन ऑफ वाराणसी के अध्यक्ष मंगलेश दुबे जी हैं। मुद्दा ये है कि जो 12 लोगों को सज़ा सुनाई गई थी वो 12 मुस्लिम थे। खैर ये एंगल देना जरूरी है, नाम बताना कि खास एक विशेष समुदाय को 12 लोगों को आतंकवादी घोषित करके फांसी और उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। मोकोका कोर्ट ने ये किया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन सबको बरी कर दिया। अब मामला ये है कि उन 18 सालों की क्या कीमत है। उसमें कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई व्यवसायी था, उनके उन 18 सालों की कीमत कौन चुकाएगा? देखिए, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली तो पहले से काम कर रही है। जिला अदालतें या विशेष न्यायालय जो जिला स्तर के हैं, जब वो अपना फैसला सुनाते हैं तो उसकी न्यायिक समीक्षा के लिए हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति के यहाँ केवल क्षमादान के लिए बरसी अपीलें ही होती हैं, उनको न्यायिक समीक्षा मामले की नहीं करनी होती। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस फैसले में एक बात तो तय हो गई कि हमारे यहाँ न्याय की प्रक्रिया बड़ी धीमी है। अगर ये ट्रायल एक साल में पूरे हो गए होते तो 3 साल में भी मामले निपट सकते थे। तो इस पर बहुत सालों से हमारी उच्चतम न्यायपालिका भी विचार विमर्श करती रही है। लॉ कमीशन को भी संदर्भित किया गया कि मामले विलंबित क्यों होते हैं, लेकिन इस यक्ष प्रश्न का उत्तर अभी तक आया नहीं और न कोई समाधान आया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो सबूत हैं वो है ही नहीं। 4450 पन्ने का दस्तावेज सौंपा गया था, जिसे मतलब सबूत, उन्होंने कहा कि कोई सबूत ही नहीं इनके खिलाफ, ये तो बेगुनाह है। 18 सालों की कीमत वकील साहब कौन चुकाएगा? क्या ये सिर्फ एक विशेष समुदाय को, जो जैसे वो मुस्लिम धर्म से आते हैं तो उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया, ये कर दिया गया? क्योंकि 12 मुस्लिम थे। ये भी एंगल मीडिया में दिया जा रहा है। देखिए, अगर बिना सबूत के संज्ञान ले लिया गया, जाहिर है कि चार्जशीट, वहाँ के कमिश्नर ने आतंकवादी भी घोषित कर दिया, उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। जब अभियोग दर्ज होते हैं तो विवेचना पुलिस या दूसरी एजेंसियों के जिम्मे जाती है और वो उनका काम है सबूतों को इकट्ठा करके आरोप पत्र तैयार करना और न्यायालय में विचारण के लिए प्रेषित करना। उसके बाद न्यायालय जो है न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करके संज्ञान लेता है, आरोप निर्मित करता है, फिर साक्षी बुलाए जाते हैं, फिर साक्षियों से बयान होते हैं, फिर जिरह होती है, फिर जो भी साक्ष्य हैं उनका परिशीलन होता है। कुल मिला के ट्रायल की ये अवधारणा है। तो विलंब बहुत हुआ और उच्च न्यायालय की राय में उसमें साक्ष्य नहीं थे तो आरोप ही विरचित नहीं होने चाहिए थे। तो कहीं न कहीं इसमें हमारी निचली न्यायपालिका की भी कमी दृष्टिगत होती है, जिसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो विवेचना की एजेंसियां थीं, हो सकता है उनका पूर्वाग्रह ज़्यादा रहा हो, साक्ष्य कम रहे हों, पूर्वाग्रह में उन्होंने आरोप पत्र प्रेषित किए हों, अपने दायित्व की इतिश्री कर ली हो कि मामला मीडिया के द्वारा भी बहुत उठाया गया होगा, सेंसेशनल मामला रहा होगा, तो दबाव में उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी विवेचना पूरी की होगी, लेकिन न्यायपालिका को तो दबाव में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ दल के लोग ये कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय, मतलब समझते होंगे मुस्लिम वर्ग से आते हैं, तो इसका भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इस कारण भी उनको आतंकवादी करार दे दिया गया, क्योंकि वो मुस्लिम वर्ग से आते हैं, तो ऐसे पे आरोप लगा करके उनको अंदर कर दिया गया। ये भी इसमें शामिल था। ऐसा भी होता है क्या? देखिए, इस नज़रिए से अगर हम लोग देखेंगे तो अपनी पूरी व्यवस्था और अपने पूरे संवैधानिक तंत्र पर सवाल खड़ा करेंगे और वो इस देश के हित में नहीं है। मैं चिंतन की इस धारा में शामिल नहीं होना चाहता। हो सकता है कुछ व्यक्तियों के स्तर पर पक्षपात या पूर्वाग्रह हो, लेकिन कुल मिलाकर के मामला न्यायिक दायित्व के निष्पादन से जुड़ा हुआ है और इस सवाल का जवाब तो उच्चतम न्यायालय को और हमारी जो सर्वोच्च विधायिका है संसद, उसको ही ढूंढना होगा कि न्याय की प्रक्रिया में इतना विलंब क्यों, अपर्याप्त साक्ष्य होने पर भी मामले संधार्य क्यों मान लिए जाते हैं, और यदि ऐसा अन्याय किसी व्यक्ति के साथ होता है जैसा इस मामले में दिख रहा है कि उसको ट्रायल की इस लंबी त्रासद प्रक्रिया से गुजर के अंत में वो निर्दोष साबित होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति का प्राविधान कानून में होना चाहिए। बहुत सारे अवसरों पर न्यायपालिका ने ऐसा किया भी है। एक प्रकरण अभी हाल का था जिसमें एक व्यक्ति की हत्या के लिए कुछ लोग अभियोजित होकर दोषी करार भी कर दिए गए और बाद में वो व्यक्ति जिंदा पाया गया, तो उसमें क्षतिपूर्ति देने का आदेश हुआ।
ऐसे कितने लोग होंगे जो जेल में सड़ रहे होंगे, और ये न्यायालय पे तो इस पे प्रश्न तो उठता ही है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें बहुत लंबे समय से लोग हैं। कई कई ऐसे मामले भी आते हैं जहां जिस अभियोग के लिए वो जेल में रखे गए हैं उसमें जो सज़ा तय है उससे ज़्यादा अवधि से वो जेल में है। समय समय पर जब ये मामले सामने आते हैं तो न्यायपालिका ऐसे लोगों को, जिम्मेदार लोगों को क्षतिपूर्ति के लिए और दूसरी प्रक्रिया के लिए, अनुशासन की कार्यवाही के लिए दायी ठहराती है। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, जैसे यशवंत वर्मा का मामला हुआ, इतने करोड़ कैश मिले, कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। जज का जो है सिस्टम क्या है? जज से बड़ा क्या जज भगवान है क्या? ये लोग लगातार प्रश्न उठाते हैं कि जजों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब जहाँ तक यशवंत वर्मा जी के मामले का सवाल है तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट की ही एक कमेटी ने कहा है कि नहीं, वो दोषी प्रतीत हो रहे हैं। अब इसके बाद महाभियोग प्रतीत हो रहे हैं, इसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया संसद को चलानी है, वो प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। मैं अन्य जजों की बात कर रहा हूँ जो देश जानना चाहता है। सामान्य रूप से बड़े राइटर वकील साहब, सामान्य रूप से ये निष्कर्ष नहीं ले सकते कि हमारे सारे जज ही गलत हैं। नहीं, बड़े राइटर्स लिखते हैं। व्यक्तियों में अगर कोई दोष होगा तो उनके लिए भी तंत्र में और व्यवस्था में प्राविधान है कि चलिए एक आखिरी सवाल है। बड़े लेखक हैं, लिखते हैं कि जज से 10 मीटर दूर बैठा उनका पे घूस लेता है। क्या ये बात जज को पता नहीं है? मैं नहीं जानता कि उनको पता है कि नहीं है, और न मैं ये जानता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति उनके सामने घूस ले रहा है। तो ये थे हमारे साथ मंगलेश दुबे जी, और बाकी भी वकील हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे इस मामले को किस तरह से देखते हैं इस मामले को। Myself Image Khan, advocate, and I have no any comments on the judicial point because it is a matter of one community, and I am also हिंदी चैनल है, हिंदी किधर से? भाई साहब, ऐसा है कि मैं न्यायपालिका के खिलाफ या उसके उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, और मैं एक विशेष समुदाय का हूँ जैसा इस केस में हुआ। अब मैं अगर कुछ बोलूँगा तो वो एक समुदाय विशेष की बात हो जाएगी। क्यों नहीं बोलेंगे आप? इसीलिए कि जब जिस तरह के एक्ट्स हो रहे हैं, इस तरह के जजमेंट्स हो रहे हैं, इट इज़ वेरी इररिलेवेंट, इट इज़ नॉट गुड। ये अच्छी चीज़ नहीं है कि किसी समुदाय विशेष के या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई कार्रवाई इस तरह की जानी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका न्याय का मंदिर है। हर व्यक्ति उसमें न्याय पाने की कोशिश करता है और इस मंदिर में प्रवेश करता है, उसको न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिलता तो न्यायपालिका की काम। और भी वकील हमारे साथ हैं, हम सबसे बात करेंगे और शो को ख़त्म करेंगे। इस मामले को किस तरह देखते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो जेल में सड़ रहे होंगे? देखिए, जहाँ तक आपका प्रश्न है, इसमें कहीं न कहीं ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया होगा फांसी का या उम्र कैद का, यूँ ही बिना किसी सबूत के तो दिया नहीं होगा, या ये देख करके कोई व्यक्ति धर्म विशेष का है इसीलिए हम इसको लटका दें, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट बाकायदे सबूतों के बिना पर अपने जजमेंट देती कोर्ट है। से पहले वहाँ के कमिश्नर जो हैं कोर्ट से पहले ही कह दिए कि ये सब आतंकवादी हैं। बताइए, अरे ये मुंबई पुलिस कमिश्नर, सवाल ये है ना, मुंबई पुलिस कमिश्नर क्या कहते हैं, हमारे सांसद क्या कहते हैं, नेतागढ़ क्या कहते हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हम जुडिशरी को बिलोंग करते हैं। जुडिशरी में जो भी होता है वो सबूतों के बिना होता है। ठीक है कि हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, उसके ऊपर भी एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। निश्चित रूप से जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन बॉडी को सेटबैक मिला होगा, अगर उसके पास सबूत है, जैसा कि उन्होंने कमेंट्स में कहा कि कोई सबूत नहीं है, अगर उनके पास कुछ है तो वो अपील में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद तमाम हमारी जुडिशरी इतनी स्ट्रांग है कि हम किसी भी निर्णय पे पहुंचने तत्काल जो हम पहुंच जाते हैं उससे हमें बचना चाहिए। मीडिया ट्रायल अपराध घोषित होना चाहिए। बिल्कुल मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। किस तरह आप किस तरह देखते हैं?
हाँ भैया, एक चीज़ इतना जानते हैं कि हर कोर्ट जो है एक दूसरे की, नीचे की कोर्ट फांसी सुनाई, दूसरी कोर्ट आजीवन कारावास किया, तीसरी कोर्ट हाई कोर्ट कह दिया कि जो है यह निरपराध बरी, सुप्रीम कोर्ट अगर कह दी कि नहीं, नीचे की जो जितनी कोर्टें हैं जो आदेश है वह बहाल किया जाता है, तो फिर हाई कोर्ट के आदेश का क्या होगा? तो इसलिए हाई कोर्ट जो कह दिया उस पर इतना विश्वास के साथ किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोर्टें जो है अपना अपना, या तो है नहीं कि अगर जो नीचे वाली कोर्ट एक आर्डर पास की, वही अगर सारे लोग वही आर्डर पास करते तो एक बात होती कि भाई एक उसका जो है अस्थायित्व है। देश की बात लगातार स्कोर बना हुआ। वकील साहब से आखिरी सवाल लेंगे और शो का समापन करेंगे। उनके 18 सालों की कीमत का क्या? निश्चित रूप से उनको कंपेंसेट किया जाना चाहिए, ये राज्य का दायित्व है। तो ये थे हमारे साथ वकील मंगलेश दुबे जी, विनोद सिंह जी भी थे। तमाम लोगों का यही कहना है कि जो जुडिशरी का फैसला है ये उनका स्वागत करते हैं, और जो हुआ है गलत हुआ है, और उनके 18 सालों का कंपनसेशन की बात की वकील साहब ने। द सेंट्रल बार एसोसिएशन ऑफ बनारस से जितेंद्र यादव, धन्यवाद।